बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। हमने इसके 4 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, आज हम पढ़ेंगे 5th पार्ट। तो जो हमने 4 पार्ट्स पढ़ लिए हैं वो क्या थे देखें, सम अप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले कल पढ़ा था शहीदों के बारे में, कि शहीदों के बारे में एक गीत लिखा गया है जिसका नाम है ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। उसके बाद में इस पिक्चर के नीचे नीचे की साइड में हमारे इंडिया के महान नेताओं की तस्वीरें दी हुई हैं। उसके बाद में सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने किस तरह से धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पे अपना कब्जा कर लिया और किस तरह लोग जो थे हिंदुस्तान के उनकी गुलामी में उतर आए। और थर्ड पार्ट हमने जो पढ़ा था उसमें ये था कि किस तरह ब्रिटिश लोगों ने अपने साम्राज्य को और ज़्यादा मजबूत किया। लोगों की उस समय क्या धारणाएं होती थी, लोगों को क्या समझा जाता था, किस तरह उन पर भारी टैक्स लगा करके हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज या जो हाथ से काम करने वाले कारीगर थे किस तरह उनको बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद में फिर हमने समाज सुधार के बारे में, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने किस तरह अंग्रेजी शिक्षा हासिल की और वही अंग्रेजी शिक्षा उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल की। यानी हिंदुस्तान के अंदर जितनी कुरीतियाँ थी जिनकी वजह से लोग पिछड़ रहे थे, तो उन्होंने उन कुरीतियों को ख़त्म करने का जो है बीड़ा उठाया। और आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन, यानी किस तरह लोगों की बातों को जो है अंग्रेजों ने दबा दिया। अगर लोग अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बात करते हैं तो किस तरह उनको दबा दिया जाता है, जेलों में बंद कर दिया जाता या उन्हें मार दिया जाता। नंबर 5, ऑपरेशन 1765 to 1835। But the British continued to oppress Indians in 1818. They had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. इसमें लिखा हुआ है, इस तस्वीर को देख करके हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के जो लोग, हिंदुस्तानी लोग जो थे उनको जेलों के अंदर बंद कर रखा है। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ कोई अगर आवाज़ उठाता तो अंग्रेज उनको हिंदुस्तान के लोगों के साथ क्या करते, उनको जेलों में बंद करते। 1818 के अंदर अंग्रेज सरकार ने एक कानून बनाया जिस कानून के अंदर ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय को जेल में सीधा ही जेल में बंद किया जा सकता है, यानी पकड़ के सीधा उनको जेल में बंद कर देंगे। चाहे वो 1 महीने के लिए हो, चाहे 6 महीने के लिए हो, चाहे 1 साल के लिए हो, उनको अदालत में लेकर के जाना ज़रूरी नहीं है। हालांकि कानून तो ये था कि भाई पहले जो है किसी अगर मुजरिम को पकड़ते थे पहले उसको अदालत में पेश करते थे कि ये मुजरिम है, इसने ये काम किया। अगर कोर्ट कहता कि ठीक है इसको जेल में बंद कर दो तो ही जेल में बंद किया जा सकता था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने ये कानून बदल दिया, आप किसी भी अंग्रेज को पकड़ करके जेल में बंद किया जा सकता है। सेकंड पिक्चर में हम देखते हैं कि 3 अंग्रेज अधिकारी हैं, मुस्कुरा रहे हैं। All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. उस समय अंग्रेज अधिकारी जितने भी होते थे जो यहाँ हिंदुस्तान में काम करने के लिए आते थे, एक तो उनको बहुत भारी सैलरी मिलती, यानी उनकी जो तनख्वाह होती थी वो बहुत ज़्यादा होती। एक तो वो तनख्वाह भी बहुत सारी लेते थे और वो अपना प्राइवेट बिजनेस भी करते थे, यानी नौकरी भी करते थे और साथ साथ में अपना बिजनेस भी, यानी अब दूसरा काम भी वो संभालते थे। इस तरह उन्होंने जो है वो हिंदुस्तान से बहुत अधिक फायदा उठाया। उनको जो सैलरी मिलती थी वो असल में हिंदुस्तान का ही पैसा था और दूसरा जिस जैसा उनको बिजनेस में मुनाफा होता था वो मुनाफा भी वो इंडिया में सामान बेच करके ही कमाते थे। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कुछ अंग्रेज अधिकारी वहाँ खड़े हुए हैं। By 1829, British was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। इसमें देख सकते हैं हम काम करने वाले मजदूर जो हैं वो काम कर रहे हैं और बड़े साहूकार और अंग्रेज अधिकारी जो हैं वहाँ खड़े हैं।
ने उसी पिक्चर में नीचे लिखा हुआ है, देखें, द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। तो इसके अंदर जो फर्स्ट डायलॉग लाइन लिखी हुई है वो ये कहती है कि 1829 तक इंडिया के अंदर बाहर इंग्लैंड से जितना सामान आता था वो उस समय 7 करोड़ रुपए का हुआ करता था। कितने रुपए? 7 करोड़ रुपए का सामान जो है वो उस समय इंग्लैंड से इंडिया के अंदर आता था बेचने के लिए। तो इस तरह अंग्रेजों ने जो है वो इंग्लैंड से सामान ला करके इंडिया में बेचा, जिससे वो पूरा जो कारोबार होता था वो 7 करोड़ रुपए के लगभग का होता था। इसी तरह अंग्रेजों ने जो है वो कंपनी के लूट के माध्यम से, यानी जो कंपनी जो यहाँ चलाते थे, तो उस कंपनी ने क्या किया, इस तरीके से यहाँ के लोगों को लूटना शुरू किया था यहाँ। इसीलिए और यहाँ कि यहाँ जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह या जो हाथ से काम करने वाले लोग होते थे वो उनका काम छूटने लगा। अब उनके पास कमाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, यानी कि उनके ऊपर टैक्स इतना डाल दिया जाता था। मिसाल के तौर पर अगर वो कोई सामान बना करके हाथ से 500 रुपये में बेचते थे तो 250 रुपये, 300 रुपये जो है या 400 रुपये जो है उनके ऊपर इतना सारा टैक्स लगा दिया जाता था। आगे देखिए पिक्चर में, नेक्स्ट पिक्चर है एक अधिकारी की फोटो है और नीचे कुछ बच्चे भी हैं और कुछ लोग भी हैं, मर्द और औरत। देखें क्या कह रहा है फर्स्ट डायलॉग, गवर्नर जनरल बेंटिंक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल बेंटिक ने अपने घर यानी इंग्लैंड में, अपने घर पर नहीं कहने का मतलब ये है इंग्लैंड के अंदर जहां से उनका अधिकारी नियुक्त किया गया था वहां संसद में जाकर के उन्होंने रिपोर्ट दिया, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। इस लाइन का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के जो रुई के या कपड़ा बनाने के जितने भी कारीगर थे जो कपड़ा बनाया करते थे वो इतने दुबले पतले हो गए कि वो उनकी हड्डियां नजर आने लगी। दो इतने पतले दुबले हो गए कि उनकी हड्डियां नजर आने लगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ था कि उन्हें खाने के लिए भी पूरा खाना नहीं मिलता था, खाने पेट भर उनको खाना नहीं मिलता था। और पूरे हिंदुस्तान ये चीज जो थी ये पूरे हिंदुस्तान में आम थी, यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग आप सभी जगह पर देख सकते थे। नंबर 6, डिससेटिस्फैक्शन। 1835 टू 56, 1835 से 1856 तक। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब ये होता है कि किसी की बात से सहमत ना होना, असहमति। हिंदुस्तान के जो लोग थे ना वो अब अंग्रेजों के खिलाफ बोलने लगे थे। देखें पहली पिक्चर के अंदर हम दो अधिकारी देख सकते हैं, पास में कुछ किताबें रखी हुई है, एक बैठा है, एक खड़ा है। और तो क्या कह रही हैं देखें, education in India was in Persian and Sanskrit in 1835. An Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach the natives through the English language. I agree। तो इसमें ये लिखा हुआ है, तस्वीर ये कहती है कि उस समय इंडिया के अंदर जो है वो पर्शियन और संस्कृत भाषा यानी फारसी में और संस्कृत में ही ज़्यादातर चीज़ें पढ़ाई जाती थी, यानी एजुकेशन दो भी दिया जाता है। सिर्फ उस समय मुसलमान जितने लोग थे वो फारसी, उर्दू या अरबी ऐसी चीज़ें पढ़ते थे और जितने हिंदू थे वो संस्कृत पढ़ा करते थे। 1835 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था मैकॉले। तो उसने ये सुझाव दिया कि क्यों ना हम यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सिखाएं, हमें तो इनको जो है वो अंग्रेजी सिखानी चाहिए। दूसरे अधिकारी ने कहा हाँ, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ कि इनको अंग्रेजी सिखानी चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे कुछ भारतीय लोग हम बैठे हुए देख सकते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखिए, English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अंग्रेजी शिक्षा जो थी उसने क्लर्क यानी कि जो ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको बढ़ाया। बढ़ाया का मतलब ये है उन्होंने
अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लोगों को शिक्षा देनी शुरू की अंग्रेजी के अंदर, ताकि अंग्रेजों का काम आसान हो सके। उनको यहाँ कम पैसों में काम करने वाले लोग मिल जाएं। उन्हें इंग्लैंड से जो है वो क्लर्क यानी काम ऑफिस में काम करने के लिए लोग ना बुलाने पड़े, और कम पैसे में ही यहाँ के लोगों को हम जो है वो काम पर रख लें, ताकि जिससे उनके और पैसे बचें। लेकिन इसका असर ये हुआ कि अब जो नए नए लोग जो अंग्रेजी सीख रहे थे, उनके अंदर समझ बूझ पैदा हो रही थी कि ये अंग्रेज असल में हमारे साथ क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, तीन आदमी हैं बैठे हुए हैं उसी पिक्चर में। अब वो आप उनके डायलॉग देखें। वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स। दूसरा आदमी कहता है एंड ट्राई टू इम्प्रूव द मटेरियल कंडीशंस। तीसरा आदमी कहता है फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो एक आदमी वहां बैठा हुआ कह रहा है ये असल में पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये आपस में बातें कर रहे हैं कि हमें अपने भाइयों को भी यानी हिंदुस्तानियों को भी पढ़ाना चाहिए। हम सिर्फ हम ही नहीं पढ़े, हमारे बाकी हिंदुस्तान के भाई भी पढ़े लिखे। दूसरा आदमी कहता है हाँ, उन्हें भी पढ़ना लिखना सिखाना है ताकि वो अपनी जिंदगी को सुधार सकें। वो इतनी गरीबी में जिंदगी ना गुजारे, बल्कि वो पढ़ लिख करके कुछ अच्छा काम करें, जिससे वो अच्छे पैसे कमाएं और अच्छा घर बार चलाएं। और तीसरा आदमी कहता है हाँ, इसके लिए हमें जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से दरख्वास्त करनी चाहिए। हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि हम सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के दूसरे भाई भी पढ़ने चाहिए। फिर आगे देखें, एक इंडिया का मैप है। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 के अंदर लगभग पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। इसके अंदर आप येलो कलर में जो भी देख सकते हैं वो स्टेट्स हैं, यानी राजाओं का राज चलता था यहाँ पर। और जो पिंक कलर के अंदर आप देख रहे हैं, वहां पर अंग्रेज अधिकारियों का राज चल यानी अंग्रेजों का राज हो गया था पूरा पूरा, और बाकी जगहों पर अंग्रेजों का राज नहीं था, बल्कि राजा उस जगह राज करते थे। नेक्स्ट पिक्चर में देखें, हम कुछ लोग बैठे हुए देख सकते हैं। किसी चबूतरे के ऊपर एक वो पंडित बैठा है, एक दो आदमी खड़े हैं आपस में बातें कर रहे हैं। देखिए क्या बातें कर रहे हैं, देखिए। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। वो आपस में बातें कर रहे हैं कि अंग्रेज जो हैं वो हिंदुस्तान के लोगों की परवाह नहीं करते हैं। एक आदमी कहता है आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। एक आदमी कहता है कि हमारे राजा जो हैं ये अंग्रेजों के हाथ में कठपुतली बन गए हैं, जैसा अंग्रेज चाहते हैं वैसा इनसे काम करवाते हैं। अंग्रेज जहाँ कहते हैं वहाँ ये साइन करते हैं, जहाँ अंग्रेज साइन करने से मना करते हैं वहाँ हमारे राजा साइन नहीं करते हैं। मतलब हमारे राजा तो राजा रहे ही नहीं है, वो तो उनके अंग्रेजों के इशारे पे काम करने वाले बन गए। और हमारे जो पुराने काम थे यानी जो हम नौकरी या हाथ से काम करते थे, वो सब हमारे काम धंधे ठप हो गए, सब छूट गया। और एक आदमी कहता है एंड लैंड्स, और हमारी जमीनें भी चली गई। हमारी जमीनें भी जो है वो चली गई, हमारी जमीनें भी अब हमारे पास नहीं रही। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स। और एक और कहता है हाँ, वो तो हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन भी करवा रहे हैं, उनको ईसाई बना रहे हैं। अंग्रेज ईसाई थे, तो वो भी जो है अब हमारे भाइयों को, हिंदू या मुस्लिम भाइयों को अंग्रेज सॉरी ईसाई बना रहे हैं। एक आदमी और कहता है यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। एक आदमी कहता है तुम तो सिर्फ बातें कर रहे हो, कुछ करो और अंग्रेजों को यहाँ से भाग निकालो, उनको यहाँ से भगा दो, निकाल दो हमारे हिंदुस्तान से। फिर आगे देखें, नंबर 7, द स्पार्क्स। स्पार्क्स यानी चिंगारियां। 1855 टू 57। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें उठने लगी। देखें पहली पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं और उनके हाथ में लाठी या वैसे कोई हथियार नजर आ रहे हैं, मशाले हैं आग की, और कुछ लोग नीचे गिरे हुए हैं, खून निकल रहा है। देखें क्या कहती है लाइंस। टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin द peasants इन बंगाल
The Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. तो टैक्सेस जो थे यानी जो जितने भी जो टैक्स लगा रखे थे किसानों के ऊपर उन टैक्सों ने जो है किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी। क्यों? कमाई उनके जितनी होती थी और उस कमाई का अधिकतर हिस्सा जो टैक्स में चला जाता था, और मान लो अगले साल कमाई नहीं होती थी तो भी टैक्स तो है उन किसानों को भरना पड़ता था। अब किसान कहाँ से भरते? उनके अपने पास खाने के लिए पैसे या अनाज नहीं होता था। और बंगाल के अंदर संथाल्स ये एक जाति के लोग थे, तो उन्होंने अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बना करके उनकी जमीनें छीन ली थी। तो इसीलिए वो जो जो लोग थे ना वो परेशान हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और यूरोप के कई सारे लोगों को जान से मार दिया और उनका सपोर्ट करने वाले भी कई सारे लोगों को उन्होंने मार दिया। आगे देखिए नेक्स्ट पिक्चर क्या कर रही है। हम कुछ लोगों को देख रहे हैं जिनके हाथों में हथियार हैं, बातें कर रहे हैं और एक आदमी घोड़े पे भी बैठा हुआ नजर आ रहा है। डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज है। इस फौज के अंदर भी इस फौज के अंदर भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठ रही है, यानी इनको भी लग रहा है कि हम अंग्रेजों की सेना में काम तो करते हैं लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम जो है अंग्रेज जो है हमारे साथ सही से जो है पेश नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ बुरा कर रहे हैं या हिंदुस्तान के साथ उन्होंने बुरा किया, ऐसी मन के अंदर भावना उनके अंदर पैदा हुई अंग्रेजों के खिलाफ। एक आदमी कहता है देखो, द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, मैंशंस टू लिव इन, सर्वेंट्स। एक आदमी कहता है कि अंग्रेज अधिकारी को या अंग्रेज फौजी होता है उसको तो हमसे कई गुना ज्यादा तनख्वाह मिलती है, उनको रहने के लिए घर भी मिलते हैं, उन्हें काम करने के लिए उनके आगे पीछे नौकर भी दिए हुए हैं, और हमारे पास तो ये कुछ भी नहीं है, हमें तनख्वाह भी कम मिलती है, हमें रहने के लिए घर भी नहीं दिया गया है, और हमारे काम करने के लिए नौकर तो है भी नहीं, हमें तो खुद ही काम करना पड़ता है, और इन अंग्रेजों को तो ये सब चीजें मिली हुई हैं। दूसरा आदमी कहता है, वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस। और दूसरा आदमी कहता है कि हमें जो है तनख्वाह भी बहुत कम मिलती है, और दूसरा हमें जो है वो बड़े ऊंचे पद पे हमें नहीं बिठाते हैं, जैसे हमें हम हमें जो है वो सिर्फ सीधा एक साधारण फौजी ही बना करके रखते हैं, हमें कोई अधिकारी या ऊंचे पद पे नहीं बिठाते हैं। एक आदमी क्या कहता है आगे, द अंग्रेज asks us to cross the sea which is against our religion, who is the टोपी वाला to abolish our all age old customs। तो अंग्रेजों को उन्होंने अंग्रेज भी बोला है और टोपी वाला भी बोला है। तो एक आदमी कहता है कि अंग्रेज चाहते हैं कि हम इस जो है हमारी धरती को छोड़ करके दूसरी जगह पर चले जाएं, हम समुद्र पार चले जाएं और अपने धर्म से निकल जाएं। ये टोपी वाले कौन होते हैं? हमारे रीति रिवाजों को हटाने वाले या खत्म करने वाले। एक आदमी और कहता है, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना होगा। नीचे लाइन देखें क्या है, सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। एक सिपाही था, एक फौजी सिपाही था, उसका नाम था मंगल पांडे। उसने अपने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी, अपने रेजिमेंट के अधिकारी की हत्या, मार दिया था उसको, और उसकी सजा के अंदर उसको फांसी मिली। आगे देखें नेक्स्ट पिक्चर में कुछ लोगों के हाथ में हथियार हैं, कुछ हथियार उठाए हुए भी हैं। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms, humiliated and put in irons। इसमें हम देख सकते हैं कि हजारों सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया,
काफी यानी हजारों सिपाहियों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यानी लड़ाई शुरू कर दी, और उन्होंने अपनी वर्दियां जितनी भी थी अंग्रेजों की वो उन्होंने उतार करके फेंक दी। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने उनकी यूनिफॉर्म वगैरह उतार लिया और उनको काफी यातनाएं दी, और उनको जंजीरों में जंजीरों में जकड़ दिया, यानी हाथ पैर बांध करके उनके गले में जंजीरें डाल दी, हाथ और पैरों में जंजीरें डाल दी। नेक्स्ट पिक्चर देखें क्या कहती है। इसके अंदर हम कुछ हिंदुस्तान के लोगों को देख सकते हैं आपस में क्या बातें कर रहे हैं, देखो। फ्यू इंग्लिशमैन हैड कैर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। अब कुछ अंग्रेज आदि लोग जो थे ना, वो हिंदुस्तान के लोगों की भावनाओं को समझते थे। तो क्या कहते थे, देखो। एक आदमी कहता है, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। तो एक आदमी कह रहा है कि ब्राह्मण सोल्जर, यानी एक फौजी है, ब्राह्मण फौजी है, वो कहता है क्या तुम्हें मालूम है, ये जो तुम गोलियां इस्तेमाल करते हो ना बंदूकों के अंदर, तुम अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते हो, फौजी हो तुम, तो तुम ये जो गोलियां इस्तेमाल करते हो, इसमें गाय की और सुअर की चर्बी मिली हुई होती है। तो आदमी कहता है क्या, ब्राह्मण आदमी कहता है क्या, गाय की चर्बी। ये हिंदू लोग जो है, हिंदू भाई, ये गायों को जो है अपनी माँ मानते हैं। अब तो उनको जो है वो अपनी माँ मानते हैं, इसलिए उनको इस बात से बहुत आश्चर्य अचंभा हुआ। और पीछे देखें, एक टोपी पहना दाढ़ी रखा हुआ आदमी है, वो कहता है द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। वो कहता है अंग्रेजों ने तो हमें भी धोखा दिया है। नेक्स्ट पिक्चर में देखें आगे। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services। और बाद में जो है वो चुपचाप एक गांव से दूसरे गांव जो है वो रोटियां भेजी जाने लगी। इसका मतलब ये होता था कि उनका राजा जो है वो आप लोगों की मदद चाहता है। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। यानी अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ अगर हमारा राजा लड़ाई करेगा तो हमारे गांव के लोग भी आपका साथ देंगे। नेक्स्ट, सिमिलरली lotus flowers circulated among Indian soldiers that to the foreigners the masses gave all help and shelter to the patriots। उसके बाद में कमल का जो फूल था वो भारतीय सैनिकों के अंदर एक दूसरे को पास किया जाता था। कहने का मतलब है एक जगह से दूसरी, जहां जहां भी फौजी होते थे वहां वहां ये जो लोटस जो है इसको भेजा जाता है, कमल का जो फूल है इसको एक दूसरे के वो भेज करके इस चीज का इशारा करते थे कि हमें आपकी मदद की जरूरत है, आप हमारी मदद करें। तो ये उनके लिए एक इशारा होता था कि अब हमें जो है अंग्रेजों को मार करके यहाँ से भगाना है। और इसी पिक्चर में हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अब अंग्रेजों की तो मौत है, कि अब इनको तो मौत के घाट उतार दो या इनको जान जान से मार दो। और उस समय जितने भी लोग थे उन्होंने जो देश के लिए काम कर रहे थे, पेट्रियट्स थे, देशभक्त थे, उनकी आम लोगों ने भी बहुत ज्यादा मदद की। अब देखें आगे, नंबर 8, रिवोल्ट 1857। उसके बाद में 1857 के अंदर सिर्फ एक दो जगह नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। देखें क्या कह रही है पिक्चर। देन देर वॉज वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। उसके बाद में मेरठ से जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई, जिसमें हम देख सकते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों की जो है वो हिंदुस्तान के फौजी जो है वो उनकी हत्या कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं उनकी तरफ। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे द सिपाहीज मार्च्ड टू दिल्ली। सिपाही जितने भी थे वो दिल्ली की तरफ बढ़ गए। वहां जाकर के उन्होंने बहादुर शाह जफर को जो है वो हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। वहां जाकर के सब लोगों ने ये बात को मान लिया कि बहादुर शाह जफर जो है पूरे हिंदुस्तान के राजा हैं या बादशाह हैं। और वहां सब लोग चिल्लाने लगे, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बादशाह बहादुर शाह जफर।
बहादुर शाह, कि हमारे राजा बहादुर शाह जो हैं इनकी उम्र लंबी हो। आगे देखें, नेक्स्ट पिक्चर क्या कह रही है। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, और जितने भी लोग विद्रोह कर रहे थे वो ये विद्रोह सिर्फ मेरठ और दिल्ली में नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल गया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ शुरू हो गई। नेक्स्ट, many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore, और अंग्रेज अधिकारियों के कानूनों की वजह से कई सारे जमींदारों की जमीनें भी चली गई थी। अब वो भी अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ना चाहते थे। नेक्स्ट, द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू। तो अंग्रेज यहाँ पे हिंदुस्तान के जो फौजी हैं वो जमींदारों के पास जाकर के कहते हैं कि अंग्रेजों का जो कानून है, ये जो राज चल रहा है ना, ये खत्म होना चाहिए। तो जमींदार कहते हैं कि हाँ, हम भी तुम्हारा साथ जरूर देंगे। नेक्स्ट, द फाइट फॉर फ्रीडम, उसके बाद में आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हुई। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, बेगम हजरत महल लखनऊ की थी, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ काफी गुस्सा थी। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, उन्होंने भी जो है वो बाहर से आए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। वो कहती हैं, द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, वो कहती हैं कि इन अंग्रेजों ने तो जो है मेरा राज मुझसे छीन लिया है। नेक्स्ट पिक्चर में देखें, पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के थे, उन्होंने भी लोगों से कहा, राइस ब्रदर्स राइस, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, के भाइयों उठो, अंग्रेज जो हैं हमारी जमीन को खराब कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, बरेली कानपुर इलाहाबाद इन सब जगहों पर जो है अंग्रेजों के खिलाफ लोग जो हैं वो उठ खड़े हुए, यानी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट देखें, अजीमुल्ला खान टोल्ड तांतिया टोपे, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि अजीमुल्ला खान जो है वो तांतिया टोपे से कुछ कह रहे हैं। कहते हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब अस आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो कह रहे हैं कि हमें नाना साहब को इस लड़ाई का सरदार बना देना चाहिए, यानी उनके नेतृत्व में हमें ये जो है आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। The patriots pounced upon the British and fought pitched battles all over North India, और जो देशभक्त थे, जो हिंदुस्तान के लिए लड़ाई कर रहे थे आज़ाद करवाने के लिए, वो अंग्रेजों पे टूट पड़े और अंग्रेजों को जो है वो बहुत बुरी तरह से उन्होंने हराया भी। और ये पूरा जो है ये नॉर्थ इंडिया के अंदर ये सब लड़ाई या विद्रोह हो रहा था। नेक्स्ट पिक्चर में देखें, 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, 80 साल के थे कुंवर सिंह, बिहार के राजा थे, उन्हें एक गोली लगी उनकी कलाई के अंदर, उनकी कलाई में उन्हें अंग्रेजों की गोली लगी लड़ते वक्त। वो क्या कहते हैं देखें अपने अंतिम समय के अंदर, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, वो कहते हैं कि गंगा माँ, यानी नदी को वो माँ मानते हैं, वो कहते हैं गंगा माँ ये मेरी तुम्हारे लिए आखिरी ऑफरिंग है, यानी कि मैं तुम्हें अब यही दे सकता हूँ, यानी अब मैं तुम्हें अब अपनी जान ही दे सकता हूँ। ये जितने भी पिक्चर्स हैं ये ली गई हैं फ्रॉम आर फ्रीडम मूवमेंट बुक है, तो वहाँ से ये ली गई है। किसने लिखी है? S D सावंत, उन्होंने ये बुक लिखी है और ये वहीं से ली गई है। अब हम करेंगे इनका कंप्रहेंशन चेक, यानी कि अब हमने जितना पढ़ा है उसका सम अप करेंगे। है कि भाई इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है, लुक एट द पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी, कहने कि भी आप पिक्चर नंबर 1 में देखें और बताएं कि इसमें कौन सा गाना है, ओरिजिनल गाना कौन सा है हिंदी में। तो ओरिजिनल गाना हिंदी में है ए मेरे वतन के लोगों, हु इज द सिंगर? लता मंगेशकर इज द सिंगर। और हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर? तो मैंने आपको कल बताया था कि इस पिक्चर के अंदर हम जो है काफ़ी सारे हिंदुस्तान के नेताओं को देख सकते हैं, जैसे लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, नेहरू हैं, फर्स्ट पिक्चर में।
और रानी लक्ष्मीबाई है, बहादुर शाह जफर है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है और भगत सिंह है। इतने सारे लोग इस फर्स्ट पिक्चर में हैं। नेक्स्ट, इन पिक्चर टू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी सुपीरियर वेपन्स? कंपनी के पास कौन से बड़े बड़े हथियार थे? उनके पास बंदूकें थी, गन्स, कैनन्स, तोपें थी, डिप्लोमेसी, एक दूसरे को जो है वो डिप्लोमेसी करके, यानी कि एक दूसरे से फायदा उठा करके वो कभी इस राजा के कान में कुछ कहा, कभी उसके कान में कुछ कहा, इस तरह से वो अपनी बात मनवाते थे। नेक्स्ट, नंबर थ्री, हु इज एन आर्टिसन? आर्टिसन कौन होता है? वाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आर्टिसन को नुकसान उठाना पड़ा? एक आर्टिसन जो है वो हाथ से काम करने वाले कारीगर होते थे, जो हाथ से काम करते थे, चाहे वो कपड़ा बुनने का हो, चाहे लकड़ी को तराश करके अलग अलग डिजाइन बनाने का हो। नेक्स्ट, नंबर फोर, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट? आपके हिसाब से इसमें से कौन सी पिक्चर है जो आपको लगती है कि ये आज़ादी के लिए जो युद्ध लड़ा गया था उसकी सबसे पहली चिंगारी थी? हमारे हिसाब से जो है ये मंगल पांडे की मौत जो थी वही इसके लिए एक चिंगारी बनी। नेक्स्ट देखें, वर्किंग विद द टेक्स्ट। इस क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स में आपको दिखा देता हूँ। देखें, नंबर वन से लेकर के नंबर सिक्स तक हैं, इसके आंसर्स में अब आपको दिखा देता हूँ। देखें आप स्क्रीन पे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये लिखे हुए हैं। यहाँ से देख करके आप इनको कॉपी करके आप लिखेंगे। देखें, पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वाज शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका आंसर लिखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि इंडियन यानी हिंदुस्तान के राजा जो थे वो 17 जो है वो शॉर्ट साइटेड थे, यानी कि वो दूर की नहीं सोचते थे? 1757 के अंदर जो कुछ भी हुआ, यानी जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा जमाना शुरू किया 1757 से, तो इसका आंसर है yes, the Indian princes were short-sighted in their approach to the events of 1757 as they failed to see and understand the bad intentions of the British rulers। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के उस समय जो राजा थे वो शॉर्ट साइटेड थे, यानी कि दूर की नहीं सोचते थे, क्योंकि 1757 से अंग्रेजों ने जो है वो हिंदुस्तान पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। उनके इरादे बुरे थे। द ब्रिटिश स्लोली बिकेम वर्चुअल रूलर्स। धीरे धीरे अंग्रेज जो थे वो असली रूलर बन गए, यानी राज करने वाले बन गए। हु ट्राई टू कैप्चर द होल कंट्री बाय विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ प्रिंसेस। और धीरे धीरे उन्होंने जो है हिंदुस्तान पे कब्जा करना शुरू किया। कैसे? राजाओं को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के, यानी उनको विश्वास दिला करके कि हम आपके जो है वो भक्त हैं या हम आपकी सेवा के लिए हैं, आप हमसे जो मदद चाहें वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने राजाओं को जो है अपने विश्वास में लिया और धीरे धीरे हिंदुस्तान पे कब्जा जमाना शुरू किया। एंड हेल्पिंग देम विन स्मॉल बैटल्स अगेंस्ट अदर लोकल प्रिंसेस। और उनकी मदद भी की लड़ाई के अंदर दूसरे छोटे राजाओं को हराने में। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर जितने प्रिंसेस यानी राजा थे उनको कैसे दबा दिया, उनको कैसे हरा दिया या उनके ऊपर कैसे जीत हासिल की? देखें इसका आंसर, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड देयर बिजनेस बाय इंपोर्टिंग मशीन मैन्युफैक्चर्ड आइटम फ्रॉम इंग्लैंड एंड सेलिंग देम एक्सटेंसिवली। उन्होंने क्या किया? बाहर से जो है वो मशीन के द्वारा तैयार किया हुआ इंग्लैंड से माल मंगवाया। द इंडियन प्रिंसेस वर कॉन्स्टेंटली एट लॉगर हेडेड एंड फाइटिंग विद ईच अदर। और हिंदुस्तान के जो राजा थे वो आपस में जो है वो एक राजा दूसरे राजा से हमेशा कभी ना कभी लड़ाई में उलझा ही रहता था। ड्यू टू दिस दे टुक द हेल्प ऑफ द इंग्लिश मर्चेंट्स टू फाइट देयर काउंटर पार्ट्स। तो अब उन्होंने क्या किया, वो ये चाहते थे कि अंग्रेज जो है वो अब उनके साथ मिलकर के उनकी तरफ से दुश्मनों के खिलाफ लड़ें। द ऑर्डिनरी पीपल लॉस्ट पीस ड्यू टू दिस कंस्टेंट फाइट्स। और सामान्य व्यक्ति जो होते थे तो हर समय उन्हें किसी न किसी तरह का डर लगा रहता था, तो उनके राज में शांति नहीं रहती थी। देर दीज राइवलरीज
indirectly helped the East India Company subdue the Indian princes one at a time and slowly gain complete control over the masses. इस ये जो राजाओं के आपस में दुश्मनी दुश्मनी होती थी, इससे हिंदुस्तान के जो राजा होते थे वो धीरे धीरे क्रश होना शुरू हो गए, यानी उनके वो जो है वो अंग्रेज उनको दबाना शुरू हो गए। जैसे अब लड़ाई के बदले में वो पैसे लेते थे, अब पैसे लेते थे तो कभी पैसे ज़्यादा लेते थे या उनसे सैनिक लेते थे या सैनिकों का खर्चा मांगते थे, और इस तरह से धीरे धीरे करते हुए उन्होंने उनके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। नंबर 3, quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principle। इस चैप्टर में से हमें वो लाइन बतानी है जिसमें राजा राम मोहन ने कहा है कि हर धर्म जो है वो एक ही सिद्धांत सिखाता है। आंसर इस लाइन ये है, उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कहा था कि सब काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें अलग अलग रंग की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनका दूध जो है वो एक ही रंग का आता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। अलग अलग टीचर जो हैं उनका उनकी बात अलग अलग या उनकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर धर्म जो है वो एक ही बात या उसका एसेंस जो है वो सेम होता है। उनका सार जो होता है ना, मेन बिंदु जो होता है वो एक ही होता है। नंबर 4, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस। अंग्रेजों ने जो है वो हिंदुस्तान को किस तरह लूटा। द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन सेवरल वेज, कई सारे तरीकों से लूटा। दे इम्पोज्ड हाई टैक्सेस ऑन द पीजेंट्स, उन्होंने किसानों के ऊपर बहुत ही अधिक कर यानी टैक्स लगा दिया। रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड से जो माल हिंदुस्तान के अंदर वो अंग्रेज लेकर के आते थे तो उसके लिए उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, उन्होंने अपने माल पे जो है वो टैक्स हटा दिया था। एंड इम्पोर्टेड दोज टू इंडिया, और उनको इंडिया में लेकर के आते थे। एंड कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड रूइंड देयर बिजनेस, और जो अच्छे अच्छे आर्टिसंस होते थे यानी जिनकी कारीगरी बहुत ही अच्छी होती थी, हाथ से बहुत खूबसूरत काम करते थे, उनके अंग्रेज अंगूठे काट देते थे ताकि वो इस तरह अच्छी चीज़ें नहीं नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? ताकि अगर वो क्योंकि वो अगर अच्छी चीज़ें नहीं बनाएंगे तभी तो लोग जो हैं वो अंग्रेजों की बनाई हुई चीज़ों को खरीदेंगे। इस तरीके से यहाँ के लोगों का बिजनेस उन्होंने खराब किया। नेम दीज पीपल्स, इनका नाम बताना है। द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, वो हिंदुस्तान का राजा जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की और लड़ते हुए ही मर गया। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उनके बारे में, वो थे टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। नंबर 2, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, उस व्यक्ति का नाम बताना है जो समाज को बदलना चाहता था। राजा राम मोहन रॉय। नंबर 3, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वो व्यक्ति कौन था जिसने अंग्रेजी शिक्षा को हिंदुस्तान में शुरू करने का जो है वो सजेशन दिया था कि भाई अंग्रेज हिंदुस्तान के लोगों को इंग्लिश सिखानी चाहिए। वो थे मैकाउले। मैकाउले अंग्रेज अधिकारी था। नंबर 4, द टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, चॉइसेस में वेरी, दो ऐसे लोगों के नाम बताने हैं जिन्होंने इस लड़ाई के अंदर जो है वो लीडर बन करके पार्टिसिपेट किया था। तो दो नाम इसमें लिखे हुए हैं, देखें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। नंबर 4, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट वर मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद एंड पेशवा नाना साहब। आप दूसरे किसी का नाम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, मेंशन द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, उस समय कौन कौन सी सामाजिक जो प्रैक्टिसेस, कहने का मतलब ये रीति रिवाज थे जिनके नाम, दो के नाम बताने हैं। देखें नंबर 1, चाइल्ड मैरिज यानी बचपन में ही शादी कर देना, बाल विवाह एंड अनटचेबिलिटी और छुआछूत। नेक्स्ट नंबर 2, टू अप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों की दो ऐसी पॉलिसी यानी कानून के बारे में बताना है जो हिंदुस्तान के लोगों को दबाती थी। देखें नंबर 2 आंसर, फर्स्टली द ब्रिटिश डिड नॉट इम्पोज एनी इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड एंड दिस क्रिपल्ड द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज। पहली तो ये थी कि उन्होंने इंग्लैंड से आने वाले सभी सामानों पर टैक्स जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो हटा दी थी। सबसे पहली ये, दूसरी ये है सेकेंडली द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस इन 1818 बाय पासिंग द रेगुलेशन। थर्ड,
और उसके बाद में एक और अंग्रेजों ने कानून बनाया था 1818 के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया था कि एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। एक अंग्रेज जो एक हिंदू किसी भी हिंदुस्तानी को बगैर कोर्ट अदालत में पेश किए सीधा जेल में डालने की जो उन्होंने ये डालने के लिए ये कानून बनाया था। नेक्स्ट इज नंबर 3, टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर। दो बता प्रकार बताने हैं जिस तरह हिंदुस्तान के लोगों को जो है वो मुसीबत उठानी पड़ी। दो बातें बतानी है। देखें नंबर 4, सॉरी नंबर 3, द फार्मर्स वर हैवीली टैक्स्ड बाय द ब्रिटिश। एक तो ये हुआ था कि हिंदुस्तान के जो किसान थे उनके ऊपर अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा दिया था। दूसरा ये था द थम्स ऑफ द स्किल्ड आर्टिसंस वर कट टू रूइन देयर बिजनेस। और जो बहुत बेहतरीन हाथ से कारीगरी करने वाले लोग होते थे उनके उन्होंने अंगूठे जो थे वो काट दिए थे ताकि वो उतने अच्छे जो कलाकारी या हाथ से जो कुछ भी चीजें बनाते थे वो ना बना पाए। नंबर 4, four reasons for the discontent that led to the 1857 War of Independence। अब हमें 4 कारण बताने हैं कि किस वजह से 1857 का प्रथम जो है स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। ये देखेंगे आप, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। ये असल में क्वेश्चन नंबर 4 ये है, सॉरी आंसर है इसका यहाँ, ये फर्स्ट लाइन है। और ये रहेगा आपका पॉइंट नंबर 1, ये रहेगा पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। ये मिस टाइप हो रखा है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये लाइन लिखेंगे, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट, इसका फोर्थ पॉइंट। 4 पॉइंट मांगे, इसमें 4 पॉइंट ये लिखे हुए हैं। गिवन बिलो आर द 4 रीजंस फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नीचे लिखे हुए हैं क्या क्या कारण थे। तो देखें, फर्स्ट वन इज, दिस इज फर्स्ट वन, इन बंगाल द संथल्स लॉस्ट देयर लैंड्स। संथल्स के अंदर सॉरी बंगाल के अंदर संथल जाति के जो लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीनें जो है वो अंग्रेजों के हाथों खो दी थी। तो इसीलिए वहाँ के जो लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और उन्होंने कई सारे यूरोपीय निवासियों को मार दिया था। ये हुई थी 1855 के अंदर। नंबर 2, द इंडियन सिपाहीज ऑफ द ब्रिटिश आर्मी वर डिसकंटेंट। अंग्रेज अंग्रेज सेना में काम करने वाले हिंदुस्तानी फौजी जो थे उनमें भी काफी सारा गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ। ये भी एक कारण रहा अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें युद्ध करने का। और इसके अंदर अंग्रेज अधिकारियों को जो ज्यादा जो तनख्वाह दी जाती थी उनको रहने के लिए घर भी मिलता था और उनके लिए काम करने के लिए नौकर भी होते थे। इस वजह से हिंदुस्तान के जो सैनिक थे वो अंग्रेजों से नाराज थे। उसके बाद में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग जो थे वो भी अंग्रेजों से जो है वो गुस्सा थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे कारतूस बनाए थे जिसके अंदर सुअर को और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट इज नंबर 4, और कई सारे जमींदार जो थे जिनकी ज़मीन अंग्रेजों ने छीन ली थी और इसीलिए जमींदार भी जो थे वो इस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। तो यहाँ हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका काम है, यहाँ तक आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।